आयुर्वेद को एक टर्म और दिया जाता है, सूडो साइंटिफिक भी बोला जाता है। तो आयुर्वेद यानी ये वेद से आया हुआ है। अभी अगर मैं वेद को ही सूडो बोल दूंगा तो फिर क्या बचा है? आयुर्वेद इज जस्ट अबाउट आयु का वेद। हम यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं करते। आप कैसे आयुर्वेद को अपनी बॉडी में ढालते हैं। आयुर्वेद को बहुत स्लो प्रोसेस मानते हैं, गलत। इसलिए लोग आयुर्वेद तो जीवन जीने की कला है। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए लोग बोलते हैं अश्वगंधा खा लो, भृंगराज खा लो, बाल उग जाएंगे। अरे यार पता तो चलिए ना कि आपको भृंगराज काम करेगा कि नहीं करेगा। आयुर्वेद मतलब जड़ पे बीमारी के काम करना नहीं हाँ, पड़ता। और ये कहने के लिए नहीं है माय डियर, ये सच में ऐसा ही होता है। हेलो, वेलकम, नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। और दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट काफ़ी सारे आपने देखे हुए हैं और आज के इस पॉडकास्ट की सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आयुर्वेदाचार्य जी को, जिनसे हम समझेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या है, क्यों है और क्या वाकई में इसके रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं और हमारे जीवन में इसका क्यों इम्पोर्टेंस होना चाहिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, आमिर और अनुष्का। तो हम तीनों मिलकर आज बात करने वाले हैं आयुर्वेद के बारे में डॉक्टर सौरभ से। आपका बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आयुर्वेद के बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं और बेसिक आयुर्वेद हम सब जानते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं ना तो आयुर्वेद को एक टर्म और दिया जाता है, सूडो साइंटिफिक भी बोला जाता है और साथ ही साथ ऑल्टरनेट मेडिसिन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? वेरी वेरी पेनफुल थिंग। ये सुनना भी बहुत अजीब सा लगता है। पहली बात तो सूडो साइंस बोला जाता है, यही सुनना खराब है। बिकॉज ये सूडो साइंस नहीं है। क्यों सूडो साइंस नहीं है? हम लोग जहाँ बैठे हैं, भारत ये वेदों का देश है। तो आयुर्वेद यानी ये वेद से आया हुआ है। अभी अगर मैं वेद को ही सूडो बोल दूंगा तो फिर क्या बचा है? वेदास आर रियल ऑथेंटिक source of knowledge, right? Okay, it's not accepted in India also, all over the world. Let me give you, आगे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पूरे वर्ल्ड में आप बड़े से बड़े सर्जरी के हॉस्पिटल में जाओगे, आपको वहाँ पे महर्षि सुश्रुत की स्टैचू मिलेगी, फोटो मिलेगी। क्यों भैया? Is it a pseudoscience? No, it's not a pseudoscience. It is a scientific science, and the understanding is this कि ये 5000 साल पहले ही प्रूव हो चुका था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कहीं किताबों में लिखा है, काम नहीं करता है या ऐसा कुछ। आयुर्वेद इज जस्ट अबाउट आयु का वेद। हम यहाँ पे मेडिसिन की बात नहीं करते, हम यहाँ पे सर्जरीज को भाई हमें ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल नहीं है। द थिंग इज दिस, आप कैसे आयुर्वेद को अपनी बॉडी में ढालते हैं। एक हमारे संस्कृत में एक श्लोक कहा जाता है, स्वस्थ से स्वास्थ्य लक्षणम। आजकल मॉडर्न साइंस भी बात करती है ना पैलिएटिव केयर की। अभी कहाँ से सूडो साइंस हो गई? हाँ, 5000 साल पहले ही महर्षि ने या वेदों में ये बात कही गई थी, ब्रह्मा जी ने से शुरुआत हुई। ये शुरू हो गई कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। हम तो आज बात कर रहे हैं, 5000 साल पहले जब बात हुई तो कहाँ सूडो साइंस हो गई? एंड टू बी अंडरस्टैंडिंग वेरी वेरी क्लियरली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल लोग, ये आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली लोग मुझे भी बोलते हैं रिसर्चेस नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। अगर आप पबमेड इज अ मेडिकल जर्नल ना, उसका वेबसाइट है, उसके ऊपर मेडिकल रिसर्चेस होती हैं। कुछ भी नाम लिख लो, हल्दी लिख लो, अश्वगंधा लिख लो, तुलसी लिख लो, इतनी रिसर्चेस मिल जाएंगी कि आप खुद सोचोगे कि कई दिन लग जाएंगे शायद पढ़ने में। इट इज नॉट एट ऑल अ सूडो साइंस। इट इज, आई एम सॉरी बट सारी साइंस अच्छी है, बट मैं ये कहूंगा इट इज द रियल साइंस, जिसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। जबकि सबसे पुराना साइंस यही है आयुर्वेद, और लोग अब बोलते हैं कि ऑल्टरनेट मेडिसिन है, आयुर्वेद से क्योर पॉसिबल है लेकिन 100% ठीक नहीं हो सकते। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैं ज्यादा नहीं, रोज 100-150 पेशेंट देखता हूँ। प्रभु की कृपा से शायद सभी ठीक होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, देयर आर केसेस जहाँ पे अब ये जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहा गया ना, ऑल्टरनेटिव, सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, शायद आप भी अपने घर में बात करेंगे, फादर दादू वगैरह से पूछे तो वो सब लोग घरेलू नुस्खे या ऑल्टरनेटिव उसी पे चल रहे थे। बट हुआ क्या, जो 100 साल पहले हमारे ऊपर शासन हुआ तो मॉडर्न साइंस, मॉडर्न लोग आए, उन्होंने स्प्रेड कर दिया साइंस को। तो जो हमारी जो रियल वेद है, जो हमारी नॉलेज है, वो सब भी हो गई, यानी विलुप्त हो गई। इसलिए वहां से ये शब्द शुरू हुआ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। एक्चुअली दिस इज द मेन स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन हमारे देश की। जो हमारी है वो तो आयुर्वेद ही है ना। तो ये दूसरों, आई एम सॉरी टू से, बट दूसरी साइंस आगे इम्पोज किया और फिर लोगों ने सोचा अरे ये तो बड़ा अच्छा है, मैजिक पिल हो गई, दर्द हुआ ये खा लो, वो खा लो। वो गलत है एक्चुअली। जो मैंने एक शब्द यूज किया था अभी, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा।
अगर आप काम करते हैं हेल्दी रूटीन पे, यानी अच्छे डाइट एंड डेली रूटीन पे, तो आप बीमार ही नहीं होंगे, तो बीमारी तक तो जाना ही कहाँ है ना। हम तो स्वस्थ की यानी स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। सो बेसिकली वही एक हमारी साइंस है जो हमें आई बिलीव ऑल्टरनेटिव इट्स अ वेरी बैड वर्ड हम इस बारे में बात नहीं करते। चलिए कोई और बट सर आयुर्वेद को बहुत स्लो प्रोसेस मानते हैं, इसलिए लोग गलत। देखिए हर तरह की दवा है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि हर साइंस की अपनी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है। भगवान न करे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, डेफिनेटली आयुर्वेद उस समय थोड़ा हेल्पलेस है। 1000 साल पहले उस समय भी आयुर्वेद ही था, लेकिन अभी थोड़ा सा हेल्पलेस है, क्योंकि सबको चाहिए अच्छा घुटने पे लग गया फटाफट ठीक हो, कल जाना है। और मैं भी शायद यही करूंगा अगर कोई ऐसी इमरजेंसी है तो। लेकिन जहाँ पे कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जैसे डायबिटीज हुआ या हाइपरटेंशन हुआ, कोई भी है, एंड बिलीव मी बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, हमारी लाइफस्टाइल से ही खराब होते हैं। आप दिन में सोते हैं, रात को जगे रहते हैं, समथिंग, तो फिर आपका डाइजेशन खराब होता है, फिर आप बोलते हैं दवाई खा लो, एक सुबह खाली पेट दवाई खा लो, एसिडिटी नहीं होगी। तो वो सब शॉर्टकट्स है। तो जहाँ एक्यूट की जरूरत है वहाँ पे जरूर एलोपैथी का साथ लेना चाहिए। बट अगेन तीसरी बार वही बात कि अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखो ना, आप डाइट और डेली रूटीन को ठीक रखो, तो वहाँ पे। और आयुर्वेद स्लो काम नहीं करता। मेरे पास अगर कोई फीवर का पेशेंट आता है तो मैं उसको सुदर्शन घनघटी देके आधे घंटे में नहीं, लेकिन हाँ 2 घंटे में ठीक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। चलिए इस पॉडकास्ट को और आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी बातें होनी है आयुर्वेद को लेकर डॉक्टर सौरभ। तो अब मैं शुरुआत ना पहले आपसे करता हूँ कुछ चीज़ों की। डॉक्टर सौरभ एक यंग पर्सनैलिटी, कैसे आयुर्वेद में है, क्यों एलोपैथी में नहीं गए? अरे यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये मुझसे सब पूछते हैं। अच्छा। मैं इतना यंग नहीं बट फिर भी बताता हूँ। एक्चुअली मैं बताता हूँ, इट इज अबाउट जब मैं 8 साल का था, 8 या 9 साल का, मेरे घर में कोई आयुर्वेद डॉक्टर नहीं, मैं पहला हूँ। अच्छा। और अब आगे सब वही होंगे, ये श्योर है। तो एक वैद्य जी ने ऐसे ही आके पल्स चेक करी, उन्होंने काफी कुछ बता दिया, ये तुमने खाया ऐसा ऐसा। तो आई वाज रियली फैसिनेटेड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, घर में सुना था पापा मम्मी अदरक खा लो, शहद खा लो, नॉट दस, बट दैट वाज रियली फैसिनेटिंग व्हेन आई वाज 8 years old. Okay. And to be very honest, that day I decided यार यही करना है। अच्छा। तो यार लैब रिपोर्ट देख के बता देते हैं ये जबरदस्त चीज है, नाड़ी देखना ये जबरदस्त चीज है। भगवान की दया से वही मेरी स्पेशलिटी है। तो आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड देन आई फोर्ट फॉर आयुर्वेदिक एंट्रेंस टेस्ट। ये नहीं करना यही है। इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो अमेजिंग। आई रियली फील आयुर्वेद इन माय ब्लड। तो वो 8 साल की उम्र के अंदर वो बीज बोआ गया था, जो अब 40 का हो गया, तो बड़ा सा पेड़ हो गया जो लोगों की हेल्प भी कर रहा है पूरी तरह से। इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करता हूं। कम से कम 40 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूं, कंसल्टेशंस, लेक्चर्स, टीवी प्रोग्राम, बहुत कुछ किया। और हर जगह इतना अच्छा लगता है जब लोग इस चीज को समझते हैं कि हाँ आयुर्वेद दवा नहीं है या स्पा नहीं है या मसाज नहीं है। आयुर्वेद तो जीवन जीने की कला है। जब लेक्चर देता हूँ बाहर तो हजारों लोग होते हैं, उनमें सब लोग ये बोलते हैं हमें तो लगता था आयुर्वेद केवल मसाज है या इट इज अबाउट सम ऐसा वो भी एक चलता है ना कि किडनी खराब हो जाती है, वो सब कुछ भी बहुत सारी चीजें। बट आयुर्वेद ये नहीं है। आयुर्वेद इट्स जस्ट सिंपल कि आप सिंपली समझो कि आपकी 6 ऋतुएं हैं, आपकी टाइम है, आपकी एज है, उसके अकॉर्डिंग आप खाओ पियो, अपनी लाइफस्टाइल को जियो, एंड दैट्स इट आयुर्वेद। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आपने बताया कि 8 साल की उम्र से आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हुआ इसको लेकर के, लेकिन क्या होता है ना कि अभी जब लोग देखते हैं बाहर से, जब चीज़ें नज़र आती हैं, तो किसी को ये नज़र नहीं आता कि आपने बहुत स्टडीज़ की हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा है इसके बारे में। क्योंकि जब हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो उसको लेकर होता है यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें तो, और बिल्कुल 14-14, 15-15 घंटे पूरा दिन पढ़ रहे हैं। और एक इमेज अगर बात करूं आयुर्वेद की, तो ये क्या छोटे मोटी चीज़ें हैं। अगर लोग इस तरह से देखते हैं तो आपने कितनी मेहनत की है, कितनी पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? अच्छी सी बात बताता हूँ, आयुर्वेद पढ़ना ज़्यादा कठिन है। अच्छा, अजीब लगा होगा ना? लगा ना? क्यों लगा? क्योंकि आयुर्वेद डॉक्टर को इंटीग्रेटेड पढ़ना पड़ता है बेचारे को। आयुर्वेद भी पढ़ेगा, 5000 साल पुरानी साइंस, संस्कृत हिंदी। मेरा क्वेश्चन पेपर संस्कृत में आता था, इमेजिन कौन देगा? यानी हमने संस्कृत पढ़ी, हिंदी पढ़ी और पूरा मॉडर्न साइंस पढ़ा। अगर मुझे बेसिक एनाटॉमी नहीं पता बॉडी की कि यार ये बोन ये, यहाँ पे ये मसल है, यहाँ पे ऑर्गन है, तो क्या ही कर लूंगा? नहीं ना। तो एग्जैक्टली आयुर्वेद डॉक्टर का पढ़ना ज्यादा कठिन है यार। हम 18 घंटे पढ़ते थे, सच में बहुत पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि मॉडर्न साइंस पूरी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, एनाटॉमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी पढ़नी है, डायसेक्शंस करने, सब कुछ पढ़ना है, और एलोपैथिक भी पढ़ना है और आयुर्वेदिक भी पढ़ना है। तो इतनी सारी पढ़ाई जरूरी है ना। अभी तुम मेरे पास आई सर दिखाने के लिए, तुमने मुझे बोला सर मैं है ना वो डेरिफाइलिन खा रही हूँ। मैं तुम्हारा मुझे वो डेरिफाइलिन क्या होती है, मैं तो भाई सांस के बारे में जानता हूँ, श्वास के खा रहे नहीं चलेगा। सो ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द आयुर्वेद डॉक्टर्स जो इस एरा के हैं, वो सब रियली क्वालिफाइड हैं और बहुत ही अच्छे, उनको मॉडर्न साइंस की भी नॉलेज है। बिकॉज
आफ्टर चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उसका पर्पस है आपको ठीक करना। एंड बिलीव मी, आप तीनों को एक चीज अच्छी सी बताता हूँ, कोई भी पेशेंट आता है उसको ठीक करने की सबसे अच्छी ट्रिक पता है क्या है? एजुकेशन। The most important thing is education. If you educate a patient, like if I tell you this is your imbalance, this is what is happening, and this is how we're gonna treat you, not with the medication but with the other things, you will connect. And the most important thing is this: if you're connected with the doctor, half of the disease is gone. If you're not connected, आओ जी क्या बीमारी है, लो दवाई लो, जाओ बाहर, और परेशान हो जाए। बिल्कुल, वो सोचता है यार मैं स्ट्रेस दूर करने आया हूँ, डॉक्टर ने और स्ट्रेस दे दिया, तुम्हारा तो भैया लिवर ट्रांसप्लांट होगा। जहाँ जरूरत है वहाँ पे डेफिनेटली मॉडर्न साइंस यूज होनी चाहिए, और जहाँ पे हमें क्रॉनिक डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल से या कुछ छोटी मोटी चीजों से ठीक कर सकते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, आज हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो शुरुआत मैं ही कर देती हूँ एक सवाल से कि आजकल बहुत सारे लोग डैंड्रफ को लेकर परेशान होते हैं, बाल टूटने को लेकर परेशान होते हैं, फिर महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराते हैं, तो आयुर्वेद में क्या कोई अचूक उपाय है जिससे करके वो ठीक हो सके घर में ही? देखो, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब तुमने डैंड्रफ का पूछा, मैं हर डिजीज के लिए बोलूंगा, आयुर्वेद बड़ा इंटरेस्टिंग है। आयुर्वेद आपको इंडिविजुअल देखता है। फॉर एग्जांपल हम चारों को मान लो फीवर है, तो मॉडर्न साइंस कहेगी पैरासिटामोल खा लो, ये कहेगी, है ना? ऐसा तो नहीं कि कहेगी कि भाई तुम हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा लो, ऐसा नहीं होगा। आयुर्वेद क्या कहता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। जैसे वो आधार कार्ड है ना अपना, बायोमेट्रिक्स, उसी तरह आपकी एक बायोमेट्रिक्स, आपकी एक जीनोटाइप है, ठीक है? मॉडर्न साइंस भी कहती है आपका जीन अलग होता है। उसी तरीके से आयुर्वेद में हर डिजीज को ठीक करने के लिए बहुत सारी दवा होती है। आई एम यूजिंग द वर्ड दवा, आई एम सॉरी, अभी तो मैं डाइट और डेली रूटीन की बात कर रहा था, बट जहाँ बीमार हो तो दवा देनी भी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? तो ये दोनों चीजें हम मैच करते हैं, फिर उसके बाद दवा देते हैं। अब आपने जो बात पूछा कि डैंड्रफ, अभी डैंड्रफ पहले जो होता था ना, तो एक शब्द होता था डैंड्रफ है, इतना ही सोचते थे। अभी किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, वो पता क्या बोलेगा? तुम्हें सेबोरॉइड डर्मेटाइटिस है। इसलिए मॉडर्न पढ़नी जरूरी है। यानी कि जो हमारे बाल होते हैं उनके नीचे ग्लैंड होता है, सेबेशियस ग्लैंड। तो डैंड्रफ जो है इट्स बेसिकली अ स्किन डिसऑर्डर, यानी सेबेशियस ग्लैंड के रूट में स्किन डिजीज यानी डर्मेटाइटिस हुआ, तो वो प्लक हो गया, टूट गया। और बहुत लोगों को देखा होगा तुमने, ऐसे हो कहते हैं डैंड्रफ आती है, झड़ते हैं पूरा डैंड्रफ। सो दिस इज एन इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर। तुम शैम्पू लगाते रहो, तुम ऑयल लगाते रहो, वो ट्रीट तब तक नहीं होगा जब तक कि हम उसके रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे। सो दिस इज इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर। इट मींस यू हैव टू वर्क ऑन अगेन द डाइट, डेली रूटीन एंड इम्यूनिटी। सो यू पुटिंग हेल अमाउंट ऑफ शैम्पूज, सेलेनियम ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और बाल टूट जाते हैं, डैंड्रफ ठीक होता नहीं है। तो आपको ऐसा सेट कि कोई अचूक उपाय तभी होगा जब आपकी प्रकृति यानी आपका बॉडी टाइप आपके इम्बैलेंसेस को एक डॉक्टर, एक वैद्य नाड़ी से या जैसे भी चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएगा। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए लोग बोलते हैं अश्वगंधा खा लो, भृंगराज खा लो, बाल उग जाएंगे। नहीं उगते यार, पता तो चलिए ना कि आपको भृंगराज काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, सो वहाँ पे मंजिष्ठा यूज करना पड़ जाएगा। जस्ट यूजिंग दीज टर्म्स, रिलैक्स। मंजिष्ठा यूज करना, हल्दी है, कुरकुमिन, सब जानते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हल्दी ठीक है ना, तो हल्दी से काम शुरू करो। आप शैम्पू पे शैम्पू लगा रहे हो और ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया। फाइंडिंग द रूट कॉज, ट्रीटिंग इट फ्रॉम द रूट, एंड देन यू गेट द रिजल्ट्स। जो लोग शॉर्टकट्स पे जाते हैं, चीज ठीक नहीं होती, एंड आई एम सॉरी, कभी कभी वो खराब भी हो जाती है। आयुर्वेद मतलब जड़ पे बीमारी के काम करना नहीं पड़ता। और ये कहने के लिए नहीं है माय डियर, ये सच में ऐसा ही होता है, सच में ऐसा होता है। एग्जाम्पल, अभी चारों को बुखार हुआ था, बुखार हुआ, आपने दवाई ली, बुखार बंद हो गया, 6 घंटे बाद दोबारा दवाई ली, यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल रूटीन है। 6 घंटे बाद फिर दोबारा ली। साहब आप ये दवाई हर 6 घंटे मिले। अरे तो रीजन थोड़ी ठीक हो रहा है, मैं बुखार को सप्रेस कर रहा हूँ। बुखार क्या है? बेसिकली हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है किसी भी एलर्जन या बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो उसको ड्रेन आउट करो ना। बुखार क्यों सप्रेस किया जा रहा है? 3 दिन में बुखार ठीक हो गया, 3 दिन में बुखार ठीक नहीं हुआ, तुमने तुम्हारा बुखार दबाया, और बेसिकली जो हमारी बॉडी का खुद का इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसने उस बुखार को ठीक किया है। क्यों? क्योंकि जो भी कारण था वो कारण ठीक हो गया, इसलिए आपका बुखार ठीक हो। सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगी, जैसे कि अब मैं बात करूँ, मेरी दोस्त है, ठीक है, तो उसको बड़ी गर्मी लग रही, गर्मी हो भी रही है, उसको छाले होना शुरू हो जाते हैं मुंह में, फेस पर पिंपल्स आ जाते हैं। तो हम जब बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो हम बाहर से नॉलेज लेते हैं, हमें लगता है कि इसका शायद वात बढ़ा, पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, इस वजह से ये सारी इन्फ्लेमेशन हो रही है और ये जो हीट निकल करके बाहर आ रही है, होठ फट रहे हैं, तो शायद पित्त बढ़ा हुआ है। तो किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि बॉडी में क्या चल रहा है, क्या इम्बैलेंस है, और उसको फिर बैलेंस कैसे करना है? गुड क्वेश्चन। अभी कुछ दिन पहले भी एक पॉडकास्ट में मुझसे मॉडरेटर ने ये पूछा था, और उसका आंसर सॉरी थोड़ा सा प्रोफेशनल है बट बहुत प्रैक्टिकल। जी जी, इसका लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा कैसे। ये देखो, हमेशा
मैं जैसे मेरे पास एक पेशेंट आती है, फॉरगॉट नेम, कल भी आई थी वो, कि सर सीजन चेंज हो रहा है, मैं केवल दिखाने आई हूँ, नो डिजीज, नो दैट्स वेरी प्रैक्टिकल। इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंटेलेक्चुअल दिस लेडी हैड कि मैं दिखाने आई हूँ बिकॉज सीजन चेंज हो रहा है, अब आप मुझे बताओ सर इसमें क्या खाना है क्या नहीं पीना है जिससे कि मैं आगे बीमार ना पड़ूं। मेरे पास ऐसे भी इंटरेक्शन लोग आते हैं जो बोलते हैं सर हम बीमार नहीं होना चाहते, उसके लिए बताओ क्या करना है। जी जी, योर क्वेश्चन इज वेरी वंडरफुल। हम जानते हैं स्किन, आँख, ये सब पित्त वाले होते हैं, बट पित्त आया कहाँ से? समझ, ओके पित्त बढ़ेगा। प्रकृति, अपनी फ्रेंड से पूछना उसकी प्रकृति पे, वो पर्टिकुलर होगी, ऑर्गेनाइज होगी, सिस्टमेटिक होगी, डिसिप्लिन्ड होगी, बहुत ज्यादा like this, not like confused या lazy, she will be very active. So इसका मतलब उसकी कहने की प्रकृति है, मौसम भी पित्त का। अब वो बोलते हैं ना कि अगर आपको एक्नेज या फुंसियां हो या कुछ हो रहा है तो आप क्या, तुम्हारा पेट खराब है, जाओ तुम्हारे हार्मोन खराब है, जाओ तुम्हारा खाना पीना खराब है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है नॉर्मली। बट होता बेसिकली क्या, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि इसका रीजन क्या है। चलो अगर अपनी फ्रेंड की मदद ही करनी है तो थोड़ी मदद कर ही देते हैं। एकदम कॉमन सेंस में हमने सोचा कि इसका पित्त बढ़ा है तो सौंफ खा लो, सौंफ या सौंफ का पानी पी लो बना के, इट्स वेरी गुड। अभी समर्स है तो बेल बहुत आसानी से मिल जाता है, बेल का शरबत या जूस बना के पीजिए, इट्स वंडरफुल, पित्त को कम करेगा। बट अगेन मैं सभी को यहाँ पे इस माध्यम से कहना चाहूंगा कि ओवर द काउंटर बड़ी आदत है अपने देश में चीजों को लेने की, है ना, जाओ जाके अश्वगंधा ले लो, किसी का वेट नहीं बढ़ता, वो क्या बोलता है अश्वगंधा, तो फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, 7-6 महीने हो गए, 2 चम्मच खा रहा हूँ, पेट भी कम है तुम्हारी यार, तुम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे नॉर्मल रोटी को, तुम अश्वगंधा कैसे नहीं डाइजेस्ट होगा? तो यार सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट प्रोफेशनलिज्म, इट्स अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स। हम नॉर्मली भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बट एक्चुअली बेचारे एलोपैथी वालों की भी हालत खराब है। 70% लोग फार्मेसी से खुद ही उठा के ले आते हैं, गए हाजी बुखार ले दवाई खा ले। तो अपने डॉक्टर को रेगुलर विजिट करिए, बिल्कुल आप विजिट करोगे तो आपको बताएगा क्या इम्बैलेंस है। और देखिए अच्छी बात पता है कि आप डॉक्टर के पास जाने से, आयुर्वेद डॉक्टर के जाने से फायदा ये है कि वो उस समय का तो इम्बैलेंस बताएगा, वो आपको ये भी बताएगा कि यार तुम्हारे ना कफ भी बढ़ रहा है, तो तुम एक काम करो 3-4 दिन ना गरारे कर लेना हल्दी नमक के, कि मुझे लग रहा है तुम्हें कफ हो जाएगा, तो आप आने वाली बीमारी से भी बच गए। वरना आप बीमारी के लिए जा रहे हो डॉक्टर का, तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं 3 महीने में जाओ चेकअप करा लो, कुछ कैविटी वगैरह तो नहीं होगी। तो वो अंडरस्टैंडिंग हमें बदलनी पड़ेगी कि बीमार होने के पास ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि सीजन यानी 6 ऋतु, ऋतु संधि, ऋतु चेंज हो रहे हैं तो आप जाओ। इसीलिए हम लोग बार बार सीजन चेंज हो रही है, देखा ना, इस मौसम बदला, हाँ मौसम बदला इसलिए आप बीमार हो, इसीलिए हुए। एग्जाम्पल दो, यस यस यस, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। विंटर्स होती हैं, हाँ विंटर्स में ज्यादा खाना चाहिए कम खाना चाहिए? चलो बताओ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। इसमें तो ज्यादा खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी अग्नि स्ट्रांग होती है, लड्डू खा, काजू खा, बादाम खा, ये सभी खाते, बिल्कुल। फिर उसके बाद आती है वसंत ऋतु, वसंत यानी कि स्प्रिंग सीजन, जो अभी ऑलमोस्ट गोनी है। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर क्या होता है, उस समय हमारी डाइजेशन पावर स्ट्रांग होती है, पर स्प्रिंग में आते थे वो कम हो जाती है। ठीक है। तो अब जैसे हम लोग विंटर से हमने ट्रांजिशन किया स्प्रिंग में, और स्प्रिंग के बाद समर्स के अंदर, तो हमारी अग्नि डाइजेशन कैपेसिटी स्ट्रांग से लो हो जाती है। अभी क्यों नहीं खा रहे हम लोग काजू बादाम? गर्म एग्जैक्टली गर्म होते हैं, तो गर्मी में गर्म नहीं खाते। यही चीजें कनेक्ट समझने की है। तो सीजन चेंज होता है तो क्या होता है, हमें एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जा रहे हैं, तो लास्ट के जो कुछ दिन होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। सीजन बदला जी, जुकाम हो गया लड़के, बिल्कुल। क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक तो वो मान लो विंटर्स वाले में था, अब वो गर्मी में सर्द गर्म हो गया। ये बहुत कॉमन चीज है, हम लोग इनको ऐसे होते हैं ये तो फालतू बात है। इंग्लिश बोलते हैं ओह ही इज गॉट यू नो एलर्जिक राइनाइटिस, अरे जुकाम हुआ है उसको यार। तो क्यों हुआ है उसको? क्योंकि उसने उस तरह से अपनी बॉडी को अडाप्ट नहीं किया। इसलिए ये सब चीजें कहने के लिए बहुत सिंपल है और करने के लिए भी बहुत सिंपल है, बट फिर भी ये कहूंगा यारों कि डॉक्टर से मिलो, वो बताएगा यार ये चल रहा है, इसको ऐसे कर लो, छोटी मोटी चीजों से ठीक हो सकता है इंसान। जी, तो वात, पित्त, कफ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेद के अंदर है। तो इनको कंट्रोल कैसे, इनको पहले तो समझा कैसे जाए? एक्चुअली ये है रही सही क्वेश्चन। वात पित्त कफ क्या है? नॉर्मली बोलते हैं ना वात पित्त कफ से हमारा शरीर बना है, तो इस प्रोग्राम के बाद सबको जाके बोलना वात पित्त कफ से शरीर नहीं बनता भाई, शरीर बनता है धातुओं से। हमारी बॉडी में थोड़ा सा समझ लो, 7 धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उसके बाद बनता है ओजस यानी हमारी इम्यूनिटी। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ धातुस, नॉट द दोषास। सो वात पित्त कफ आर द दोषास, सो दीज आर द एनर्जी प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ को यहाँ से मुझे यहाँ ले जाना है, तो ये धातु नहीं करेगी, ये वात कर रही है। अच्छा, डाइजेशन अंदर प्रोसेस चल रहा है, पित्त करिए, अभी मैं स्टेबल यहाँ पे बैठा हूँ, वो कफ कर रहा है। So these are basically 3 energy principles. Okay. वात पित्त कफ एनर्जी के प्रिंसिपल्स है, जिससे धातुएं बनती है, इम्यूनिटी बनती है, डाइजेशन होता है, ये सारी चीजें होती है। तो उसको समझने के लिए यार सिंपल समझो, जो भी मूवमेंट से रिलेटेड है, मैं बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, हाथ मूवमेंट, पैर, वायु, वात, विंड, अभी यहाँ पंखा चलेगा तो हवा चलेगी ना, मूवमेंट होगा, मूवमेंट। सो मूवमेंट से रिलेटेड जो कुछ है वो वात है। ठीक है। पित्त,
आग का काम क्या है? जलाना। ओके। आग ठंडा नहीं करती, आग जलाती है। हाँ। तो जो डाइजेशन है या मेटाबॉलिज्म है वो है पित्त। ठीक है। कफ का ये पानी पड़ा है ना, हाँ। ना जा रहा है ना उड़ रहा है ना जल रहा है, तो जो स्थिरता है हमारी बॉडी में दैट इज कफ, वाटर। ओके। सिंपली समझा रहा हूँ, हाँ, बड़ा लंबा चैप्टर है Right. ये, Yes, बट yes, yes. एयर फायर वाटर समझ लो सिंपल भाषा के अंदर। और हमारी बॉडी में अगर एयर नहीं होगी तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, जी, फायर बिल्कुल। नहीं होगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, बिल्कुल। और अगर वाटर नहीं होगा तो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा ना जी। बिल्कुल। अक्सर लोग बोलते हैं वायु बहुत जरूरी है, वायु बढ़ गई, सब कफ भी बहुत जरूरी है। जी। 75% ऑफ आवर बॉडी इज बेसिकली वाटर, सो इफ यू डोंट हैव वाटर देयर इज नो स्ट्रक्चर। राइट। बिल्कुल। So that's why these three are energy principles, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारे प्रोसेसेस होते हैं, जी। सारे केमिकल एंड ऑल काइंड ऑफ रिएक्शंस हैपन इन द बॉडी। जी। सर जब हम बात करते हैं वात पित्त कफ की तो Yeah. ये भी बोला जाता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक टाइप की होती है, या वात टाइप की होती है, पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है। किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि जो मेरा बॉडी टाइप है वो कौन से टाइप का है? गुड। हमारी बॉडी कभी भी एक टाइप की नहीं होती। अच्छा। आज बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। हमारी हर कोई वात पित्त कफ तीनों का बड़ा है। अच्छा। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। ठीक है। बट किसी में कोई चीज ज्यादा है। उस टाइप की बॉडी होती एग्जैक्टली। है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे में कफा जाता है, हाँ। सो कफा, पित्ता एंड वाता। मान लो तुम्हारा पित्ता है, पित्ता, वाता एंड कफा। सो एक, बट नॉर्मली क्या देखा जाए, जो सबसे लास्ट वाला जो तीसरा दोष है वो बहुत कम होता है। सो नॉर्मली हमारी जो बॉडी टाइप होती है वो 2 की होती है। नॉर्मली होते तीनों हैं, अभी 7 धातुएं पूरी है मेरी बॉडी में, ऐसा थोड़ी है, और फिर भी बोलते हैं 75% ऑफ वाटर है, यही बोलते हैं। तो उसी तरीके से वात पित्त कफ हम सबकी बॉडी टाइप सब में है। किसी में वात है ज्यादा, किसी में पित्त ज्यादा है, किसी में कफ, बट इट्स ऑलवेज वन मेजर दोषा एंड द अदर आर माइनर। राइट। बात वाला सोचते हैं वायु का काम क्या, अभी अपन ने क्या बात की थी, हवा चलना। हाँ? तो वायु वाला जिसके अंदर वात प्रकृति डोमिनेटिंग होगी, नॉट वात प्रकृति ही होगी। ठीक है। जिसमें वात प्रकृति डोमिनेट होगी वो कैसा होगा? डोमिनेटिंग। वात जैसा होगा। वात जैसा कैसा होता है? हवा की तरह। चलने हवा की तरह उसका दिमाग चलते रहेगा, ये कर लूं वो कर लूं वो कर लूं, ऐसा चलता रहेगा। कंफ्यूज रहेगा, यार शूट पे जाऊं या एक काम करूं डेट पे चला जाऊं। डेट पे जाऊं किसके साथ जाऊं यार? कंफ्यूज। Confused सॉरी टू mind हो यूज गया। दिस वर्ड, Yeah, it's बट okay. वाता पीपल आर लाइक दिस। 10 चीज करेंगे, होगा कुछ भी नहीं उससे। सारी चीज प्लानिंग करते रहेंगे, फियर में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे चीजों को लेकर, कंफ्यूज से रहेंगे। उनका डाइजेशन भी ऐसा रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ। बॉडी भी उनकी ऐसी होती है, पतले दुबले से होते हैं यूजुअली वो, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, चेंज प्रकृति विकृति भी चेंज होती है, पर यूजुअली पतले दुबले से होते हैं, स्किनी से होते हैं। उनकी स्किन देखो एकदम ड्राई से होगी, नाखून ऐसे ड्राई से होंगे, बाल भी ऐसे फिजी से खड़े खड़े से होंगे, बात वाले होते हैं। तो वाता पीपल यहाँ ऑफिस में कहीं मिलेंगे तुम्हें, अच्छा। वाता पीपल आर लाइक दिस, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, सर आज सारा कर दूंगा, आप देखो सर कितने शूट कर दूंगा, और शाम को पूछो कितने, सर कर ही नहीं पाया, सोचते रह गया। जो पित्त वाला होता है ना, पित्त वालों को बोलते हैं मिस्टर परफेक्ट। ओके। पित्त यानी फायर, जैसे फायर होती है सो पित्त वाले प्लानिंग से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं, थोड़े से सेल्फिश जरूर होते हैं, बट ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेड होते हैं, दे आर ओरिएंटेड, वो गलत नहीं करेंगे। दे आर वेरी लवेबल पीपल, बट दे आर क्लियर, शार्प एंड एक्यूरेट। सो वो सिस्टम से करेंगे। उनका जो बॉडी टाइप भी होगा ना, तो मिडल होगा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, सेट। हाइट बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत कम भी नहीं होगी, एकदम नॉर्मल होगा उनका, यानी दे आर लाइक आइडियल जो होते हैं, आइडियलिस्टिक पीपल। कफा पीपल पानी की तरह होते हैं। पानी पड़ा है, कफा वाला ही पड़ा है, सर कल कर लेंगे ना, आज छोड़ो डॉक्टर साहब को, बोलो गाड़ी खराब हो गई। कहने का मतलब ये हुआ, कफा पीपल आर प्रोक्रेस्टिनेटेड, दे प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स। बहुत मिल जाएंगे, सर कल कर लेते हैं, परसों कर लेंगे, है ना। सर आज तो सर मेरे पेट में दर्द है जी, है, सर आज ऐसा हो गया। सो जो लोग चीजों को लिंक ऑन करते हैं, दे आर वेरी ओबीज ऑल्सो। कई दोस्त मिल जाएंगे, यार गोवा नहीं यार, ये गाजियाबाद चले चलते हैं, छोड़ना यार कहाँ जाएंगे। तो कफा वाले इस तरह के लोग होते हैं। तो अलग अलग बॉडी टाइप है, और हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग, जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं, अच्छा पित्ता वाला, यार इसको अगर एक और बात क्लियर करूं आप लोग को, Yes, बुरा yes, लगेगा please. शायद, ऑडियंस को भी बुरा लगेगा। नहीं, it's okay. आयुर्वेदिक दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, ये गलत है। बिल्कुल। हाँ। अभी तुम्हें 2 रोटी की भूख है, तुम मेरे घर पे आई कि सर क्या बनाया, मैंने कहा शाही पनीर, सर 5 रोटी खा लेती हूँ। साइड इफेक्ट हुआ ना। हाँ। यार हर चीज का साइड इफेक्ट होता है, अगर वो Limit सही से क्वांटिटी ज्यादा में नहीं नहीं है, बिल्कुल। या वो गलत बनी है। तुमने कहा सर 3 दिन पहले आपने वो वड़ा पाव बनाया था, वो खा लूं, मुझे अच्छा लग रहा है, खा ले भाई, फूड पॉइजनिंग होगी। बिल्कुल। So everything has got good effects and side effects. Right. So it is the same thing with वात पित्त कफ also. हम ये देखते हैं, ये ज्यादा तो नहीं है, ये कम तो नहीं है। और एक और बात, इतना कुछ बताने के लिए कई दिन लग जाएंगे, बताता हूँ। जी। ऐसा बोलते हैं जब तीनों दोष बैलेंस होते हैं तो आप हेल्दी होते हो, वात हाँ पित्त जी, कफ। हाँ जी, ये हाँ गलत जी। है भाई, गलत। अच्छा। ये भी गलत। क्यों? मैंने भी क्या बोला, अच्छा क्यों का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बताओ। मैंने भी क्या बोला था, हर किसी इंसान का बॉडी टाइप होता है, एक स्ट्रॉन्ग, एक वीक होता है। हाँ? तो प्रकृति और विकृति 2 चीजें होती है। प्रकृति यानी द बॉडी टाइप,
with which you are born. For example, I was born with pitta and kapha. Example. ठीक है. You were born with pitta and vata. Major pitta and then vata, little kapha. हाँ. You were born with something else. But so this is what you were born with. अभी उसके बाद चेंज हो गया. तुम यहाँ से चले गए राजस्थान, जैसलमेर, वायु वाला, ड्राई वाला प्रदेश है. तो तुम्हारा जो कफा नेचर था, मान लो मेरा कफा नेचर था, I'm a strong built guy. So वहाँ जाके मेरे को खाना सही से नहीं मिला, मेरे को ट्रैवल बहुत करना पड़ा, ऊंट के ऊपर चलना पड़ा. जस्ट जोकिंग. तो पॉइंट ये कि वो चेंज हो गया, तो मैं प्रकृति से विकृति में आ गया. सो ऐसा क्या होता है, हम विकृति से हमें प्रकृति में लाना है. दैट इज योर हेल्थ. तीनों दोष किसी के बैलेंस नहीं होते. 18 साल में मुझे कोई नहीं मिला. अच्छा. हमें इम्बैलेंस को बैलेंस में लाना है. अगर ये ऐसे है तो मुझे ये लाना है, सेंटर रखना. अगर मेरा पित्त वात है, आज मैं तुम्हारी पास देखी, मैंने बोला यार तेरा तो पित्त बहुत बड़ा हुआ है, और फिर तुम्हारी प्रकृति मैंने डीप जाके चेक की, यार ये तो वात प्रकृति का बंदा, तो मुझे पित्त को वात में लाना है. दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस इन परफेक्ट हेल्थ. वाओ, इंटरेस्टिंग. सर इसी पे एक और सवाल, जैसे थोड़ी देर पहले हम गर्मियों की बात कर रहे थे. गर्मियों में सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम होती है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, टैनिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है. लोग इतने महंगे महंगे सनस्क्रीन लगाते हैं लेकिन साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं. तो आयुर्वेद में उसके लिए कोई इलाज जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं? देखिए गोवा जाओगी तो टैनिंग तो होगी. एनीवेज बाहर भी टैनिंग होती है. सो टैनिंग बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, और आई एम सॉरी टू से सनस्क्रीन वगैरह यूज करना, यू समहाउ बेसिकली प्रोटेक्ट योर स्किन. थोड़ा स्टूपिड सा आंसर है. पहली बात तो इतना सन एक्सपोजर करो ही मत, बिकॉज यहीं पे देखो दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात हो रही है. विंटर्स में बोलते हैं हाँ खेत में जाके धूप सेक लो. दिन में क्यों नहीं, समर में क्यों नहीं सेकते भाई? बहुत धूप लगती है. एग्जैक्टली. सो दिस इज दिनचर्या एंड ऋतुचर्या. इट मींस योर सीजनल रिजाइन. सो वी हैव टू फॉलो दैट रिजाइन कि ज्यादा एक्सपोजर मत करो. बट स्टिल इफ यू हैव टू डू इट, एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं, जिसको हम दिनचर्या का पार्ट बोलते हैं. उसे बोलते हैं सेल्फ अभ्यंगा. सुना है क्या होता है? सेल्फ बॉडी मसाज यार. So अभ्यंगा इज अ संस्कृत टर्मिनोलॉजी. उसको बोलते हैं बॉडी मसाज. सीखने को मिल रहा है. आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो बॉडी मसाज के लिए. मेरा एक पॉडकास्ट था वहाँ पे यूरोप के अंदर, तो उसमें मैंने पूरा 1.5 घंटे का टॉपिक यही था. उसमें मैंने एक टर्म यूज की थी, उसको बोला था सेल्फ लव. दूसरे को तो दुनिया प्यार करती है ना, सही बात है. उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी बच्चा, बट सेल्फ लव सेल्फ केयर का है नथिंग. क्या करते हैं, कुछ नहीं करते. ब्रश भी ऐसे हो रही होती है कि बस निकलो, चाहे बैठ के हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं. द पॉइंट इज दिस, इफ यू डूइंग सेल्फ अभ्यंगा एवरी डे, आपको बॉडी पे मसाज करना है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, अपनी स्किन का नरिशमेंट कर रहे हो. हाँ, आप न्यूट्रिशन दे रहे हो. और अब जैसे समर्स का सीजन है तो मैं बोलूंगा आप लोग कोकोनट ऑयल यूज करो. मृदु होता है. तो अगर आप ये यूज करते हो तो आप बेसिकली अपनी स्किन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो. जो टैनिंग का आपने क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, उससे भी आप अपने आप को सेव कर सकते हो. मैं कोई आर्टिफिशियल कुछ लगाने की सलाह नहीं दूंगा, आप इतना ही कर लो तो बहुत अच्छा है. वन थिंग. और सेकंड, अंदर से भी कूलिंग करो ना, बिकॉज बाहर गर्मी है तो अंदर से भी कूलिंग करनी जरूरी है. उसके लिए जैसा हमने शुरुआत में बात की थी, सौंफ का पानी या बेल का शरबत लेना, या कोरिएंडर धनिया इज वेरी कूलिंग. इस तरह की चीजें साथ में तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. राइट. जैसे कि अभी गर्मी की हमने बात की, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक यूट्यूब वीडियो देखी थी. इसमें था कि अभी जैसे गर्मियों में बहुत सारे लोगों की हाथ पैरों से हीट निकलती है, तो आप क्या कीजिए, कोई एक ऑयल लीजिए, वो अप्लाई कीजिए, और तांबे के बर्तन से अगर उस पर आप रब करोगे, और जो वो ब्लैक जो होता जाएगा वो ऑयल, इसका मतलब है आपकी बॉडी की हीट बाहर निकल रही है. तो क्या तांबे से बॉडी की हीट बाहर निकल सकती है अगर हम तांबे से बॉडी का मसाज करें तो? well, देखो चलो हाँ ही बोल देता हूँ मैं. कारण चलो हाँ मैंने क्यों बोला कि नुकसान कुछ नहीं है. बट फायदा क्या है, समझो उसी चीज को. हाँ देखो, तांबा यानी कि मेटल इज ऑलवेज हीट इंक्रीजिंग, राइट? ओके, चलो थोड़ा और एग्जाम और डिस्कस करते हैं, वापस तुम्हारे क्वेश्चन पे आऊंगा. काफी सुना होगा कि वो तांबे के बर्तन में पानी रख के पियो तो ऐसा होता है. पित्त प्रकृति वाला पिएगा तो उसकी हीट बढ़ेगी. कॉमन सेंस लगाओ ना, कॉमन सेंस. मेटल, चाहे वो आयन हो चाहे वो कोई सा भी मेटल है, अगर मैं मेटल का पानी पी रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो उसमें कंपोनेंट आ ही रहा है. आ रहा है ना, लोहे की कढ़ाई में वो बनाओ तो ऐसा मेटल कंटेंट आ ही रहा है. अगर कोई कफ प्रकृति वाला है, यानी जिसका वाटर कंटेंट जिसमें ज्यादा है, उसके लिए वो चीज अच्छी है. वात वाले उसके लिए अच्छी है. बट जो बंदा पित्त वाला है, ऑलरेडी उसमें बहुत गर्मी है, अभी तुम हाथ में मसलने को बोला, मैंने कहा ठीक है. अगर तुम मुझे ये बोलती सर उससे बोलो कि तांबे के बर्तन में पानी रख के भी, तो मैं मना कर देता. अच्छा. क्यों? क्योंकि पित्त सर्वदा सामान्यम वृद्धि कारणम, संस्कृत इंग्लिश में लाइक इंक्रीजेस द लाइक, सिंपल. सो वो लाइक को इंक्रीज कर देगा. तो तुमने, इसलिए मैंने बोला चलो कर लो, तो ऐसा करोगे तो ठीक है. बट अगर तुम्हारी ऑलरेडी बॉडी टाइप पित्त प्रकृति की है, ऑलरेडी तुम्हें समझ आ चुकी है, तो तुम्हें अपने आप को बचाना भी तो है ना. तो अगेन वही सिंपल सा. और भी सिंपल बताऊं, गिलोय का नाम सबने सुना है? कोरोना में सबने सुना, आधा तो कोरोना पड़ा गया. तो अगर आप गिलोय की वो छोटी सी वो जो डंडी होती है उसको पानी में डाल के, उबाला कुछ नहीं है,
मार्केट में टैबलेट्स पाउडर भी मिलते हैं, बट सिंपल आजकल हर जंगल में उगी है, रोड पे उगा है, उसको पानी में डाल के कूट के उसको डाल दो, सुबह उसको पी लो, तो जो बॉडी का एक्स्ट्रा पसीना, बहुत लोग देखोगे तुमने, बहुत लोग देखोगे हाथ मिलाते रहे यार, स्वेटिंग बहुत पैरों में, हाथों में बहुत ज्यादा, socks they stink, why? Because they have pitta prakriti, it means they release a lot of heat from the body. हमारी बॉडी में एक वर्ड होता है होम्योस्टैसिस, दैट मींस कि बॉडी के टेम्परेचर से हमारी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती है। अभी गर्मी लग रही है तो बॉडी पसीना निकाल रही है कि इसको एडजस्ट करना है, ऐसा फ्रीज थोड़ी हो रही है। सो इसलिए बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो पित्त प्रकृति वाला है उसको वो क्या कहते हैं, गिलोय का पानी पी लेना चाहिए, पसीना भी नहीं आएगा, अब घिसने की जरूरत कम पड़ेगी, तो बट कर लो, नुकसान नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या आयुर्वेदाचार्य से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल, बिकॉज वो बॉडी टाइप वो आयुर्वेद वाला ही समझेगा ना, वो बोलेगा तुझे स्वेट जा रहा है यानी तेरे को सेबेशियस ग्लैंड में कुछ इशू है, तो एक काम कर ठंडे पानी से ना तो फिर वो उसका बात में भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो एज आई सेड अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि हम क्या हैं और हमें किस तरह से चलना चाहिए। हाँ जी सर, मेरा एक और सवाल, जैसे कोरोना की बात कर रहे थे, ऑल्दो ये क्वेश्चन एलोपैथ से ज्यादा रिलेट करता है, बट मुझे आपका ओपिनियन जानना है। सर, अभी कोविशील्ड को लेके जो धारणा बन रही है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है उनके लिए खतरनाक है, बॉडी टाइप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या ये सच है या फिर जस्ट र्यूमर और मिथ? देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा, मैं इम्यूनिटी को जानता हूँ, इम्यूनिटी यानी ओजस को समझता हूँ। जितने भी वैक्सीन लगते हैं, तो वैक्सीन क्या होता है पता है? तो वैक्सीन में कुछ नहीं होता, वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर डाला जाता है, हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और वो वैक्सीन होती है। दिस इज कॉल्ड एज वैक्सीन। वो चाहे कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो कोई सी भी वैक्सीन हो। देखिए, मैं कोई क्रिटिसाइजेशन नहीं करूंगा, रादर शायद मैं अप्रिशिएट ही करूंगा। जो हुआ वो बहुत खराब हुआ, बहुत ज्यादा समय नहीं था कुछ करने के लिए, तो हर चीज बहुत रिसर्च के बाद बाहर आती है ना। शायद ज्यादा समय नहीं मिला गवर्नमेंट्स को भी, किसी को भी रिसर्च करने का। और रही बात साइड इफेक्ट्स की, तो देखो यार, साइड इफेक्ट्स तो इस पोल्यूशन के भी हैं, बिल्कुल है ना। जब मैं बाहर निकल के मेरी गाड़ी का शीशा नीचे करके यहाँ से जाऊंगा वापस तक, तो मैं साइड इफेक्ट तो भरपूर होगा, है ना। तो साइड इफेक्ट हर चीज के हैं, तो मुझे लगता है साइंस अगर कुछ कर रही है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के हैं, हर चीज की प्रॉब्लम्स है, हर चीज के फायदे हैं। अगर टिटनेस की वैक्सीन ना लगे और आपको चोट लगी है तो विद इन 24 आवर्स यू कैन कोलैप्स। 6 रुपए का टिटनेस का वैक्सीन आता है, बट कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, सो इट इज द सेम थिंग। जो हुआ वी हैव पास थ्रू, भगवान करे ऐसा कुछ दोबारा वापस ना हो। और अगर साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो यस, कोविड जिनको हुआ उनको जो इफेक्ट्स है वो अभी भी चल रहे हैं, जिनको वैक्सीन से साइड इफेक्ट्स है वो भी अभी भी चल रहे हैं। इसमें क्या करो बताओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। बिल्कुल, इम्यूनिटी स्ट्रांग, ऐसा थोड़ी दोबारा नहीं आ सकता। बिल्कुल, मैं तो सबको ये बोलता हूँ भाई, ये तो केवल शुरुआत थी, कलयुग है, कुछ हम गलत कर रहे हैं, सब कुछ गलत हो रहा है। जनपदोध्वंस यानी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वायु जल देश काल, इसका विध्वंस होना इज कॉल्ड एज जनपदोध्वंस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनपदोध्वंस। आगे कुछ भी हो सकता है। सही बात है। वो जो भी हम बात कर रहे थे, आयुर्वेद सिखा गया ये कोविड, वो यही सिखा के गया कि अपनी लाइफ को तरीके से जियो, लाइफस्टाइल को ठीक करो, वरना चलिए हेल्दी लाइफस्टाइल का तो बार बार आप बात कर ही रहे हैं डॉक्टर सौरभ कि हेल्दी लाइफस्टाइल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल से हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम लीवर से जोड़ देते हैं। बिल्कुल, आज की डेट में ना फैटी लीवर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि अगर सब सारा ड्रिंक कर रहे हो तो फैटी लीवर आपका हो जाएगा। नहीं, ये मिथ है भैया, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है लोगों के बीच में कि हमने ड्रिंक कर रखी है, सबसे ज्यादा हम करते हैं भैया फैटी लीवर हो जाता है। अगर किसी को फैटी लीवर है तो पहले वो क्यों हो रहा है, उसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल क्या रखा जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि ये मिथ है। मेरे पास ज्यादा पेशेंट हुआ थे, बोले सर मैंने शराब देखी भी नहीं, तब भी लोगों को फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर ग्रेड 2। फिर मैं बोलता हूँ मेरे भाई तुमने खाना कब खाया? बोले सर मैं 9 बजे तो फैक्ट्री से आता हूँ, फिर 10 साढ़े 10 तक खाते हैं। सो फैटी लीवर कब? फैटी लीवर क्या है यहाँ से समझते हैं। लीवर फैट हो गया। क्यों लीवर फैट हो गया? बिकॉज लीवर से काम ज्यादा कराया, उसको बेचारे को इतना किया, फैट खुशी से नहीं हुआ, वो उसमें सूजन आई है बेसिक। राइट, सो सूजन क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा काम किया। अभी तुम बोलो कि चलो सर अपन लोग वैष्णो देवी चल के आते, ऊपर नीचे से वापस आते ना, तो पैर सूजे हुए होते हैं। हाँ जी, तो हमने ज्यादा काम कराया। सो इट इज द सेम थिंग विद द लिवर आल्सो। अगर हम उससे ज्यादा काम कराएंगे तो यही होगा। और हम ज्यादा काम कैसे कराते हैं? जब टाइम पे नहीं खाते, ज्यादा टाइम पे नहीं खाते। आई एम सॉरी टू टाइम, एक गंदा वर्ड है, मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, पेशेंट को तो बोलता हूँ, बट बोल रहा हूँ जब हम कचरा खाते हैं। सही बात है, कचरा। सो पीपल पुट अ लॉट ऑफ मनी इन ईटिंग जंक फूड एंड लेफ्टओवर फूड, राइट? I mean they got food from the delivery apps and they eat like crazy. Delivery apps से मंगा तो फ्रूट मंगा लो ना यार, सही बात, फ्रूट खा लो। बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर रात को हम पढ़ते हैं तो क्या करें, हम कॉफी ले लेते हैं या वो बड़ा चिप्स का पैकेट। बोलता यार फ्रूट मंगा के रख लो, मम्मा से बोलो सोने से पहले काट दे। हालांकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नहीं खाना चाहिए, बट एटलीस्ट इट इज अ गुड स्नैक, वो आपकी बॉडी में तो जाएगा। तो लिवर का जो सबसे बड़ा डिजीज का जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल हमारी लाइफस्टाइल और कुछ भी नहीं है। और देखो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं हम लोग, सब ये बोलते हैं सर यहाँ तो सभी कुछ पोल्यूटेड है। एक्सक्यूज मत लो, बिल्कुल मुझे पता है पोल्यूटेड है, मैं भी यहीं रह रहा हूँ,
बट जो सही कर सकते हो तो उसको तो करो। जी जी जहाँ हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उस चीज पे तो काम कर सकते हैं। Right. तो लिवर को अगर आपको ठीक रखना है, बैलेंस रखना है, आपको फैटी लिवर नहीं लाना है अपनी बॉडी के अंदर, आपको किसी भी तरह की आगे बीमारियां नहीं, आज के लिवर ट्रांसप्लांट सो कॉमन, बिल्कुल हेयर बहुत ट्रांसप्लांट से ज्यादा कॉमन है। मैं झूठ हाँ, नहीं हाँ, बोल हाँ, रहा हाँ, हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट से ज्यादा कॉमन है। मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं, सर ये देखो ये कहाँ से आएगा, सब नाम नहीं लूंगा यहाँ से। लिवर ट्रांसप्लांट 35-40 लाख रुपए लगना, उसके बाद भी आपकी बॉडी को सूट करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है। एक शब्द बोला था तुम्हें याद है शुरुआत में, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जी वापस वहीं पहुंच गया मैं। हाँ आप लाइफस्टाइल ठीक रखोगे, टाइम से खाओगे, ऋतु के अकॉर्डिंग खाओगे, लिवर फर्स्ट क्लास रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। लिवर हमारा रियल ब्रेन है, ये तो दूसरा है, पहला ब्रेन तो ये है। जी 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 अगर ये सही है तो आपकी बॉडी में सब कुछ सही है। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, माइंडफुल ईटिंग क्यों ज़रूरी है? क्या ज़रूरत है कि हम खाने को ही देखकर खाना खाएं? क्या हम कुछ और नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं देख सकते, बुक नहीं पढ़ सकते? क्यों ज़रूरी है? इसका आंसर हमारे वेदों में, और आप तीनों को पता है, फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। हाँ आयुर्वेद में, ये बहुत डिस्क्रिप्टिव और शॉर्ट में समझाता हूँ। आयुर्वेद में कहा गया कि है ना, खाने के 8 रूल्स हैं, उसमें प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोगिता, उपयोग, संस्था। जी प्रकृति यानी वो किस तरह का खाना है, हाँ। करण यानी कैसे बना हुआ है, राशि जो हमने बात की था, इतना खा लूं मैं, 2 रोटी की जरूरत 5 रोटी खा लूं, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका स्वाद क्या है, हर चीज। और लास्ट में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, उसको बोलते हैं उपयोग संस्था। उसका मतलब ये है कि तुम किसके साथ बैठ के खा रहे हो। जी। एक बहुत अच्छी बात बोलो, हम चारों भी नीचे जाके खाएंगे, मगर हम सॉरी गलत भी खा लेंगे ना तो ये ब्लिसफुल एनवायरनमेंट है, हम खुश होंगे, हाँ यार ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं, खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, मस्त हो गया। बट वही चीज आप अपने, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, एनिमी या राइवल के साथ खाओगे ना, खाना खा ले, जल्दी खा ले, मन में स्ट्रेस रहेगा, हाँ होता है ना, जल्दी खा यार, अभी ठीक है घर निकलो, अपने तो हो गया, अपने बस ठीक है, खाना भी पड़ेगा, क्या करो बॉस है ना। दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। और ये आप, मैं इसको कोई साइंस से कोरिलेट नहीं कर रहा, आप इसको प्रैक्टिकली समझना कि आपको ये चीज फील होगी कि हाँ यार आज मैंने खाया तो इतना अच्छा था, इतना हेल्दी खाया, तो भी मेरा पेट खराब हो रहा है। क्यों? बिकॉज दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। सो माइंडफुल ईटिंग इसीलिए कहिए, बिकॉज अगर आपका ब्रेन कर रहा है, ओके साइंस पे चलें थोड़ा सा, चलो साइंस पे चलते हैं। ब्रेन में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती है ना, और फैक्टरी सूंघने की अलग है, कान की सुनने की अलग है, जीभ की अलग है, हर चीज की अलग है। अगर मैं इंस्टाग्राम या कुछ स्क्रॉल करते थे खाना खाऊं ना, तो जो मेरा ब्रेन है वो कमांड दे रहा है अंगूठे को स्क्रॉल कर, है ना, उसने लिवर और गैस्ट्रियम को, स्टमक को कमांड ही नहीं दिया कि तुम्हें पचाना है, उसको यही मतलब है हाँ इसकी तिरील, और हम खा रहे हैं। तो जब ब्रेन ने, वेगस नर्व ने या अदर नर्व्स ने कमांड ही नहीं दिया मेरे डाइजेशन को डाइजेस्ट करने के लिए, कमांड तो वहीं चल रहा था उसका, तो हो गया डाइजेशन खराब। इसलिए जो वर्ड बोला गया है माइंडफुल ईटिंग, इसीलिए कहा गया है। और इनफैक्ट आयुर्वेद वाले लोग हैं, हम तो वैदिक लोग हैं। एक छोटी सी बात बोलूंगा कि नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, उस तरफ क्योंकि अगर और जमीन पे बैठ के खाना खाओ, सच में 3 दिन खा के देखना, तीनों लोग इतना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा यार रिलीफ मिलता है, पेट भी हल्का हो गया, इतना अच्छा लग रहा है, इतना मस्त फीलिंग आएगी। तो ये सूडो साइंस नहीं है, ये साइंटिफिक साइंस है। और फिजिक्स की थोड़ी सी बात करता हूँ मैं, बड़ी साइंस को कोरिलेट करता हूँ मजा आता है। जब हम नीचे बैठते हैं तो प्रेशर पड़ता है एब्डोमेन के ऊपर, तो जो आजकल ओबेसिटी भर के भरी पड़ी है, ओवरवेट लोग हो रहे हैं, फिर पैकेजेस ले रहे हैं इधर उधर जा के स्विमिंग प्रोग्राम्स, बिकॉज ऑफ अगेन द लाइफस्टाइल। तो आप नीचे बैठ के खाते हो तो आपका प्रेशर दबता है और आप ठीक होते हो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास प्रोस्टेट के बहुत पेशेंट आते हैं, सर मैं ये दवाई रात को खाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ, जब तक खा रहा हूँ तब तक ठीक है। प्रोस्टेट सर्जरीज बहुत हो रही है, दादा पापा, ये बहुत कॉमन है, अपने को भी होगा, प्रोस्टेट बॉयज के अंदर होता है। जी जी, मैं उनको बोल रहा हूँ कोशिश मत करो यार, साइंस नहीं है बट फिर भी सिंपल बताओ, तुम जैसे नॉर्मल पहले होता है ना, लोग नीचे बैठ के टॉयलेट करते थे, यूरिन पास में, अब तो मेल्स तो आप लोग नहीं करते बट करते थे। मैं बोलता हूँ बस वही करो, साथ में कुछ दवा, लाइफस्टाइल वगैरह कुछ करो। पीपल टेल मी इन 10 days की यार बहुत रिलीफ है। व्हाई? अगेन द फिजिक्स, बिकॉज द प्रोस्टेट ग्लैंड गेट्स पुश्ड बाय द colon walls, so the urination comes easily out, and then they say यार और लगा सर कि यूरिन पूरा खाली हुआ, वरना ऐसा लगता था नहीं हुआ। So this is science, simple science. The only thing is this, we have to understand and implement it. That's the most important thing. डॉक्टर सौरभ, आज के डेट में ना एक बहुत ट्रेंड टॉपिक चल रहा है, आपने भी गौर किया होगा, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, बच्चों को लेकर ना कि जो कंपनी है फूड प्रोडक्ट बनाती है, सेरेलेक्स की मैं बात करता हूँ, उसमें ये खामियां पाई गई थी कि जो बच्चे सेरेलेक्स खा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीठा है, उसकी जो मात्रा है बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा रखी है, तो वो बच्चों के लिए खाना सही है? भैया मीठा ज्यादा खाना तो किसी के लिए नमक भी नहीं, आयुर्वेद नमक भी मना करता है बच्चों को, ऐसा क्यों? एक संस्कृत का शब्द, अगेन वापस संस्कृत पे चलते हैं, उसको बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जियेत। इट मींस एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? ओके, इफ इट इज लॉट ऑफ शुगर इट इज आल्सो बैड, इफ इट इज लॉट ऑफ सॉल्ट इट इज आल्सो बैड। स्पेशली बच्चे जो ग्रो कर रहे हैं, वहां पे हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, पॉइजन की नहीं। अगर आप ज्यादा स्वीट्स लेते हैं या अगर आप ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, दोनों ही डेंजरस कहते हैं ना, स्लो पॉइजन है। व्हाई इट इज अ पॉइजन दीस डेज? व्हाई?
बिकॉज इफ यू टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट, मैदा भी व्हाइट है उसमें भी आते हैं, तो इफ यू टेक अ लॉट ऑफ सॉल्ट, तो होता क्या है बेसिकली ज्यादा सॉल्ट लेने से इंटेस्टाइन्स की जो वॉल होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट होती है, वो खुरच जाती है, यानी स्क्रैप हो जाती है, यानी परफोरेट होती है। कॉमन सुना होगा कोलाइटिस हो गया जी। कोलाइटिस तो ऐसा है कि किसी को नहीं पता था कोलाइटिस जब हम छोटे थे, कोलाइटिस किसी को, क्यों? ऊपर से नमक डाल रहे हैं और दुनिया भर के स्पाइसेस डाल रहे हैं, और वो मोमोज वाली क्या होती है वो चटनी, या मैं जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ सबसे पहले तो नो मोमो, तो नो मोमोज बोलता हूँ भाई तुम एसिड खा रहे हो। एक वो वाला फैक्टर है। तो बच्चों की जो एज है वो ग्रोइंग एज है, हमें उनकी इंटेस्टाइन्स को परफोरेट नहीं करना, इसलिए मना किया जाता है। आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी ब्रांड आल्सो, बट दिस इज अ रॉन्ग शुगर। शुगर इज अ वास्ट टॉपिक, वी कैन हैव 20 आवर्स ऑफ पॉडकास्ट ऑन दिस, बट शुगर ज्यादा अच्छा नहीं है, और वो भी हर किसी, जो भी लिवर की बात कर रहे थे, छोटे बच्चों में फैटी लिवर है यार। हाँ, बहुत सारे केसेस सुने इस चीज को छोटे बच्चों में। वो कौन सा शराब पी रहा है जी? व्हाई? बिकॉज़ देयर इज अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेशन। तो उन बच्चों को किस तरह का फूड दिया जाए? जैसे हम 6 मंथ की अगर बात कर लेते हैं बच्चों को, तो सैलेक्स पे आज के डेट में बच्चे डिपेंड थे, मदर्स फादर के सैलेक्स खिलाओ, पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। तुम और मैंने शायद तुमने नहीं खाया होगा, मेरा जोड़ो, तुमने भी नहीं खाया होगा जी। क्या उस समय क्या, या तो माँ का दूध सबसे बेस्ट जो होता है, और उसके बाद क्या 1 साल बाद माँ का दूध हम छुड़वाना शुरू कर देंगे जी। तो दाल का पानी हुआ या चावल का पानी हुआ, इस तरह का न्यूट्रिशन, उसमें सॉल्ट है दुनिया भर का, शुगर भी है, लेहन संस्कार, अलग से सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। लेहन संस्कार हमारे है ना, 16 संस्कार कहे गए, उसमें बच्चों को कब खिलाया जाता है, कर्णवेदन संस्कार, लेहन संस्कार, ये सब हमारे संस्कार हैं। ये कहे जाते हैं क्योंकि आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बचपन से डेवलप करते हो। ऐसा थोड़ी कहते हो कि साहब हमारे बच्चे की तो इम्यूनिटी ही वीक है, इसलिए वीक है कि तुम उसको एडल्ट्रेट चीज खिला रहे हो। बिल्कुल सही। और एडल्ट्रेशन सब में है, लेकिन अब जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे, और बच्चों के लिए स्पेशली, जैसे उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ऑल्सो 6 ईयर डॉटर, सो आई अंडरस्टैंड कि बच्चों के लिए आप खाने का बहुत ध्यान रखिए, उनको टाइमली ईटिंग कराइए, बाहर की मंचिंग मत कराइए, और ये बाहर से खाना मंगा के उनको पॉइजन मत करिए, अच्छा खिलाइए, दैट विल बी बेटर। राइट। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है कि जो पानी है उसको खाना चाहिए, मतलब सिप सिप करके पीजिए, एक साथ नहीं पीना। क्यों? अगेन साथियों, सेम आंसर, वाता पित्त कफा टाइप, इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कफा टाइप वाला बंदा है जिसकी अग्नि ऑलरेडी कम है, वो पानी सिप सिप पिए चाहे ज्यादा भी, उसकी अग्नि कम हो जाएगी। बट नॉर्मली आपको सिप सिप करके पीना चाहिए, बिकॉज हमारा जो अंदर स्टमक है ना, वो एसिड होता है, उसमें एसिड है, गैस्ट्रिक एसिड। तो जब सिप सिप करके पीते हो तो वो एल्कलाइन हो जाता है, एल्कलाइन यानी कि 6.8 के आसपास पीएच होता है, तो डाइजेशन बढ़ जाता है, डाइजेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा पिया कीजिए। सर ऐसा भी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही है ना, इसका क्या कारण? बहुत सिंपल, वही शॉर्ट में बता दूं, अग्नि मेरी डाइजेस्टिव फायर है, उसको अग्नि का काम है खाना पचाना, तुम उसमें पानी डालो, या आग है इसमें पानी डालो, बुझ जाएगी ना। इट इज अ सिंपल थिंग। खाने के तुरंत बाद पानी पियोगे, अग्नि बुझ जाएगी, फिर तुम्हें डाइजेशन डिस्टर्ब, हर आदमी एंटासिड खाएगा और हर आदमी गैस की दवाई खाएगा। बहुत शानदार पॉडकास्ट चला है, बिल्कुल सौरभ जी, बहुत मजा आया आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। आयुर्वेद को लेकर जो मिथ थे लोगों के अंदर ना, वो भी दूर होंगे इसे देखने के बाद। थैंक यू। और डेफिनेटली इसके बाद, पॉडकास्ट के बाद में मैं आपसे भी बात करूंगी कि मुझे क्या करना है अपने आप को और भी हेल्दी रखने के लिए। व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगी, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 अपॉइंटमेंट आपको मिल गए। 3 तो पक्के। बाकी का आपकी बॉडी, आप चाहे अच्छा करना चाहें या बुरा करना चाहें, आप देख लीजिए। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को अब यही एंड करते हैं। है तो बहुत कुछ बात करने के लिए, बाकी का व्यूअर्स पे छोड़ते हैं, और बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताना पड़ेगा, तब पार्ट 2 हम लेकर आ पाएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ जी। तो दोस्तों इसी के साथ इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। हमने आज बहुत सारी बात कर ली आयुर्वेद के बारे में, आयुर्वेद क्या है, क्यों जरूरी है, सब कुछ जान लिया। उम्मीद करती हूँ पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।